नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का पहला भाग। इस उपन्यास के विषय में संक्षेप में आपको बता दूं कि इसके अभी तक 4 संस्करण पब्लिश हो चुके हैं। इसका पहला संस्करण आया था 2013 में, वह प्रिंट था। उसके बाद उसी वर्ष सितंबर में इसका ई संस्करण आया पुस्तक.org अमेरिका से। उसके बाद तीसरा संस्करण पुस्तक बाजार.com कनाडा से आया, यह भी ई था। उसके बाद चौथा संस्करण इसका मातृभारती.com गुजरात से आया, यह चौथा संस्करण भी ई संस्करण था। इस उपन्यास के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें से कुछ लोगों की बातें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। पहला डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का है। उन्होंने कहा कि एक रात के विजन से जुड़ा यह अद्भुत उपन्यास है। वो आगे बोलते हैं कि मन्नू की वह एक रात ने मुझे हिला कर रख दिया। आगे की शेखर एक जूनी, नरेश मेहता की संशय की एक रात और डॉक्टर सूर्यपाल सिंह की रात साक्षी है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में एक रात के विजन से जुड़ी हुई है। प्रदीप श्रीवास्तव ने अपने इस प्रथम उपन्यास में चेतन और चेतन के मनोविज्ञान को एक रात के विजन से जोड़कर अद्भुत सफलता प्राप्त की है। पाठ की संवेदना बड़ी सहजता से घटनाओं के विकास में भागीदारी का अनुभव करते हुए विभिन्न स्थितियों में मन्नू के मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करती है। बेटे की चाहत के केंद्र में मन और शरीर के संघर्ष की औपन्यासिक संरचना संवाद कौशल के रूप में यहाँ उपस्थित है। पापपूर्ण धर्म अधर्म कर्म न्याय भाग न्याय अन्याय रचनाकार के निशाने पर है, जिसे समाजशास्त्र और दर्शन के बीच में खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है। यह विचार डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र के हैं उपन्यास के विषय में। उसके बाद अगला विचार प्रसिद्ध आलोचक कवि डॉक्टर चंद्रेश्वर जी के हैं। उन्होंने कहा कि एक विलक्षण स्त्री किरदार मन्नू की त्रासदी का वृत्तांत। उपन्यास के विषय में आगे कहते हैं कि मन्नू की वह एक रात प्रदीप श्रीवास्तव का पहला उपन्यास है। यह पूरा उपन्यास एक रात में 2 सगी शादीशुदा उम्रदराज बहनों के संवाद के बीच आकार ग्रहण करता है। इसमें मुख्य किरदार बड़ी बहन मन्नू अपनी छोटी बहन बिब्बो के सामने अपने 3 साढ़े 3 दशकों के बीच फैले जीवनानुभव के मर्म को परत दर परत उद्घाटित करती है। एक तरह से कहा जाए तो एक रात में 3 साढ़े 3 दशकों से ज़्यादा का लंबा समय समाया हुआ है। वह एक रात मन्नू जैसे विलक्षण स्त्री किरदार की कन्फेशन की भी लंबी किंतु आखिरी रात है। यह एक मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें मन्नू की तरह की दमित उत्पीड़ित असफल असाधारण स्त्री किरदार के मन की सूक्ष्म परतों व गांठों को खोलने का उपन्यासकार का कौशल सादगीपूर्ण है। कहीं कोई फैंटेसी नहीं। उपन्यास का शिल्प यथार्थवादी है। इस उपन्यास की मुख्य किरदार मन्नू न चाहते हुए भी अपनी चाहतों सुखों को पाने की कोशिश में लगातार दलदल की ओर फिसलती चली जाती है। उसके जीवन में एक एक कर हादसे घटित होते रहते हैं। वह इन्हें रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाती, बल्कि महज भोक्ता बनी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है गोया नियत का खेल हो। वह अपनी मामूली दिनचर्याओं के बीच कभी कभी मामूलीपन को दरकिनार करते हुए आदिम स्त्री के रूप में सामने आती है। ऐसी स्थितियों के बीच वह नैतिक अनैतिक पाप पूर्ण मर्यादा अमर्यादा रीत अरीत जैसे युगपतों की हदों को लांघ जाती है। उसके भीतर उद्दाम वासना वेगवती नदी की धारा में बदल जाती है। वह अनियंत्रित हो जाती है, वह विवेक शून्य हो जाती है, वह दृष्टिहीन होकर अंधेरे के हवाले हो जाती है। वह कन्फेशन के बाद भी आत्महत्या के जरिए मृत्यु का वर्ण करती है। दरअसल यह उपन्यास आज के स्त्री विमर्श की देह मुक्ति के चालू प्रश्नों से अलग हटकर भारतीय समाज, खासतौर से हिंदी पट्टी के सामंती पुरुष वर्चस्व वाले समाज के दमघोटू वातावरण के भीतर अनायास दलदल में धंसते जाते एक स्त्री किरदार की त्रासदी का वृत्तांत है। मुझे उम्मीद है प्रदीप श्रीवास्तव का यह उपन्यास हिंदी पाठकों के लिए बेहद पठनीय और दिलचस्प साबित होगा। यह सारी बातें डॉक्टर चंद्रेश्वर जी ने कही उपन्यास के विषय में। अगला जो विचार है वो विजय प्रकाश मिश्र जी का है। इन्होंने लिखा कि मन्नू तुमने ऐसा क्यों किया। वो आगे लिखते हैं कि न प्रदीप श्रीवास्तव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और न मैं विलियम बटलर यीट्स। जब से प्रदीप जी ने मुझे यह उपन्यास दिया तब से मेरे साथ कुछ ऐसा होता रहा कि मैं व्यक्तिगत समस्याओं में उलझा रहा।
किंतु किसी भी दिन इसका पाठ करना नहीं छोड़ा। जहाँ भी जाता इसे बगल दबाए रहता, पढ़ता, इसे सोचता, परेशान होता और फिर ध्यानमग्न होकर एक एक शब्द का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता। बड़ी बड़ी सच्चाइयों का बयान है इसमें। लगता है इंसान की नंगी मनोदशा के एक एक तंतुओं को घेर कर रख देने की कोशिश की गई है। ऊपर मैंने यीट्स का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि विलियम बटलर यीट्स गीतांजलि की प्रति को लिए कई दिन घूमते रहे। उसके बाद उसका फॉरवर्ड लिखा था। खैर, इस उपन्यास ने मुझे गहराई से झकझोर कर रख ही नहीं दिया, बल्कि ध्यान की कुछ अद्भुत सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराईं। मन्नू के मन की दहशत इच्छा जो उसके चेतन एवं अवचेतन से एक अजस्र धारा के रूप में बाहर आती है, वह पाठक की सहानुभूति, करुणा, घृणा एवं भय की भागीदार बनती है। इस प्रकार से यह कहना तर्कसंगत है कि यह उपन्यास पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि 20वीं सदी के किसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उपन्यास से गुजर रहा हूँ। घुटन, कुंठा परंपरा और अपनी आंतरिक पराधीनता के खिलाफ विद्रोह सब के सब एक साथ आ खड़े हुए हैं। अपनी मर्मांतक पीड़ा के आगोश में मन्नू का इस तरह से अप्रत्याशित रूप से शेक्सपियर के दुखांत नाटकों की तरह दया और भय की भावनाओं का खतरनाक प्रस्फुटन करते हुए खत्म होना एक नवीन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की उर्वर भूमि तैयार करता है। यह उपन्यास उम्मीद नहीं थी कि उदात्त मूल्यों का अनवरत अध्ययन करने वाली मन्नू अपने खुद से बेखबर इतना खतरनाक खेल खेलेगी। मन्नू, तुमने ऐसा क्यों किया यह जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस तरह से जाना नहीं चाहिए था। मन्नू, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, यही कामना है। मन्नू, मैं अपनी 4 पंक्तियाँ तुमको समर्पित करता हूँ। जानता हूँ यह तुम्हारी मुक्तिकामी चेतना है, प्रेम है या भावना है, दर्द है, संवेदना है। देह मन के तार खोले, मुक्त हो आकाश छू लो, बांधना तुमको प्रकृति के नियम की अवहेलना है। यह विचार उपन्यास के विषय में विजय प्रकाश मिश्रा जी के हैं। अब आप सुनिए उपन्यास का पहला भाग। बरसों बाद अपनी छोटी बहन को पाकर मन्नू चाची फिर अपनी पोथी खोल बैठी थी। छोटी बहन बिब्बू सवेरे ही बस से आई थी। आई क्या थी, सच तो यह था कि बेटों बहुओं की आए दिन की किचकिच से ऊब कर घर छोड़ आई थी और बड़ी बहन के यहाँ इसलिए आई क्योंकि वह पिछले 1 बरस से अकेली ही रह रही थी। वह थी तो बड़ी बहन से करीब 5 बरस छोटी, मगर देखने में बड़ी बहन से 2-4 बरस बड़ी ही लगती थी। मन्नू जहाँ 65 की उम्र में भी बस 55 से ज़्यादा की नहीं दिखती थी, वहीं छोटी वह करीब 60 की उम्र में ही 65 की लगती थी। चलना फिरना दूभर था। सुल्तानपुर से किसी परिचित कंडक्टर की सहायता से जैसे तैसे आई थी। मिलते ही दोनों बहनें गले मिली और फपक पड़ी। इसके पहले उन्हें किसी ने इस तरह भावुक होते और मिलते नहीं देखा था। कहने को दोनों के सगे बहुत थे, लेकिन आज दोनों एकदम अकेली थी। छोटी बहन जहाँ बच्चों के स्वार्थ में अंधे हो जाने के कारण अपने को निपट अकेली पा रही थी, वहीं बड़ी बहन अकेली इसलिए थी क्योंकि बेटा बीवी के कहे पर ऐसा दीवाना हुआ कि जिस माँ को खाना खिलाए बिना खाता नहीं था, वह घर छोड़ते वक्त न सिर्फ एक सामान ले गया बल्कि मिन्नत करती माँ की तरफ एक बार देखा तक नहीं। माँ कहती रहेगी, बेटा एक बार तो गले लग जा, मत जा छोड़ के, तू जो कहेगा मैं करूँगी, हम वही करेंगे। मगर बेटा कहाँ देखता, कहाँ सुनता। वह तो अपनी आंखें, अपने कान, दिमाग अपनी बीवी के हवाले कर चुका था और बीवी सास को दुश्मन की तरह देखती थी। एक क्षण को उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शादी के बाद 3 महीने में ही सास को तीनों लोग दिखा के चली गई थी। भावुक मिलन के बाद दोनों बहनें शांत हो गई थी, लेकिन दोनों के आंसू शांत नहीं हुए थे। आंचल के कोर से वह बार बार आंखें पोंछती, लेकिन वह फिर भर आती। कुछ देर बाद मन्नू ने कुछ बिस्कुट और पानी बिब्बो के सामने रखकर कहा, लो पानी पियो, बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, तुम बैठो, मैं बना लाती हूँ। तुम क्या बनाओगी, तुम्हारी हालत तो ऐसे ही खराब है, तुम आराम करो, मैं बना कर लाती हूँ, मन्नू ने उठते हुए कहा। बिब्बो का मन तो था कि वह चाय खुद बनाए, लेकिन पैरों की तकलीफ ने उसे उठने ना दिया। किचन में चाय बनाते हुए मन्नू ने पूछा,
बिब्बो इतने दूर से अकेली क्यों आ गई? किसी लड़के के साथ आती। एक दिन की छुट्टी तो तुम्हारे बेटों को मिल ही सकती है ना। क्या दीदी, तुम भी सब कुछ जानकर दिल जलाती हो। बेटों को एक दिन की ही नहीं, महीनों की छुट्टी मिल जाती है, मगर जब उनके सास ससुर साली सराह जाती हैं, कहती हैं, तब वो सब माँ के लिए छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि वह तो माँ से छुट्टी पाना चाहते हैं। ये तो कहो कि पेंशन मिल रही है तो खाना पीना मिल जा रहा है, नहीं तो भीख मांगनी पड़ती। मैं तो कहती हूँ कि सभी मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अकेले ही रह लूँगी। लेकिन सब छोड़ते भी नहीं, बस पेंशन मिलते ही पीछे पड़ जाते हैं। किसी न किसी तरह एक एक पैसा निकलवा कर ही दम लेते हैं। पर बिब्बू, तुम्हारा छोटा बेटा अंशुल तो बहुत मानता था तुम्हें। हम लोग तो अक्सर कहते थे कि आज के ज़माने में औलाद हो तो अंशुल जैसी। हाँ दीदी, बहुत मानता था, लेकिन अब तो उसके लिए चारों धाम सारी दुनिया उसके सास ससुर है। उसका बस चले तो वह सुबह शाम उनकी पूजा करे, उसकी सारी कमाई निगोड़े ससुराल वाले पी रहे हैं। सही कह रही हो बिब्बू। पता नहीं ये लड़की वाले कौन सी गुट्टी पिला देते हैं इन लड़कों को कि ये अपने माँ बाप को ही दुश्मन मान बैठते हैं। मन्नू ने चाय की ट्रे बिब्बो के सामने रखते हुए कहा, दीदी मैं तो कहती हूँ कि इन लड़की वालों का बस चले तो लड़के के घर वालों को मार कर भगा दें और पूरे घर पर कब्जा कर लें। चाय के कुछ घूंट लेने के बाद मानो बिब्बो की आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज हो गई थी। हाँ, मगर एक ज़माना हुआ भी था जब लड़की वाले उसकी ससुराल के यहाँ का पानी तक नहीं पीते थे, मगर आज सास हो या साली या फिर ससुर से लेकर सराज तक सब दामाद के घर में आकर बेशर्मी से पड़े रोटी तोड़ते हैं। हाँ, मगर सच तो ये है दीदी कि अगर हमारे लड़के ना चाहें तो क्या मजाल है कि बहू और उसके घर वाले आग मुते। अब गुस्सा छोड़ो बिब्बू, चाय पियो। आज तो हर लड़की वाले यही कर रहे हैं, जमाने का खेल यही है तो क्या कर सकती हो। बिब्बू बोली, ऐसा नहीं है दीदी, बिमला का घर देखो, उसके घर भी 4 लड़के हैं, शादी के बाद भी चारों बेटे माँ बाप को हाथों हाथ लेते हैं। बहुएं तो मानो पूछती हैं अपने सास ससुर को। बिब्बो, ऐसी किस्मत वाले बिरले ही होते हैं, उनसे बराबरी करने का मतलब है अपना ही खून जलाना। खून तो जब से वो संभाला है तभी से जल रहा है दीदी। और तुम अपनी को, क्या तुमने ज़िंदगी में एक दिन भी खुशी के पल जिए हैं? मगर तुमसे ये सब पूछना तो बेकार है। तुम अपनी बात, अपना दर्द तो शुरू से ही कभी नहीं बताती थी। बस अपने में घुटते रहना तो तुम्हारी आदत है। यह सब जानते हुए भी न जाने क्यों मैं तुमसे बोल रही हूँ, क्यों तुमसे पूछने लगी। ए बिब्बू, लगता है सर लड़कों से आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो। बीती बातें करने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा है ना दीदी, मन में बातें भरी रहती तो पूरी दुनिया ही भारी लगती है। इसलिए तुमको भी हर बार यही कहती हूँ कि मन की बात कह दिया करो, मन हल्का हो जाएगा, बड़ा सुकून मिलता है सब कह देने से। इस बात को मान ले बिब्बो कि हम दोनों के कम से कम मेरे जीवन में तो सुकून नहीं है। अब तो चली चला की बेला आ गई है। बचपन से एक के बाद एक घुटन भरे पल जीते जीते ज़िंदगी खत्म हो गई। अब किस बात को लेकर सिर खपाऊं? अच्छा बताओ, खाना क्या बनाऊं? क्या खाओगे तुम? तुम्हारा जो मन हो बना लो दीदी। नहीं, आज तो बहुत दिन बाद आई है, जो बनाऊंगी तुम्हारे मन का बनाऊंगी। बताओ क्या बनाऊं? दीदी, कुछ खाने पीने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस यही जी कर रहा है कि तुमको सारी बातें बताऊं, क्योंकि बाकी तो बात छोड़ो, मेरे पास बैठना भी नहीं चाहता। ठीक है, सारी बात कहना, जी भर कर कहना, मैं सुनूंगी तुम्हारी सारी बात। मगर तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो पीने का एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। दीदी, तुम तो जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझसे खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाता, और अब तो उम्र भी हो चुकी है। हाँ, ये तो है, बचपन से ही गुस्सा होते ही 2-3 दिन के लिए तुम मुँह फुला लिया करती थी। मगर बिब्बो, अब ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि हम खुद ही अपना सहारा हैं, इसलिए इस सहारे को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि हमारे बेटे हमें बोझ नहीं बल्कि मांस का सड़ा हुआ लोथड़ा मानते हैं, जिससे वो हर हाल में छुटकारा चाहते हैं। कह तो ठीक रही हो दीदी, लेकिन कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता। अपने लिए कुछ करने में मन अजीब सा होने लगता है। हमेशा आदमी बच्चों के लिए करने में सुकून मिलता था, इसकी आदत सी है।
इस उम्र में कैसे बदलूं कुछ समझ नहीं पाती। कोशिश करो, सब कुछ नहीं तो कुछ तो बदल ही जाएगा। ए दीदी, मैं बदलूं या न बदलूं, मगर लगता है तू जरूर कुछ बदल गई है। कैसे बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। बड़ी बड़ी बातें नहीं बिब्बू, बस कुछ ऐसी बातें जो जीवन में शुरू में ही हम लोग जान लेते तो शायद आज हम लोग जिस ताप में जल रहे हैं उसमें ना जलते। कौन से ताप की बात कर रही हो? यही कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, मेरा परिवार है, और ये सब हमें मानते नहीं, हमारा ख्याल नहीं रखते। क्यों? हम औलादों से क्या इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकते? आखिर अपने खून से पालते हैं उन्हें, उनको बड़ा करने, पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी सारी इच्छाओं, सुख सुविधाओं को तिलांजल दे देते हैं। नहीं बिब्बो, हम लोग यही तो गलत सोचते हैं। सच ये है कि हम जो कुछ करते हैं वह बच्चों के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हम माँ बाप कहलाएं। हम उनकी किलकारियों से खुश होते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करके पढ़ा लिखा के खुश होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें कष्ट होता है। इस कष्ट से बचने के लिए हम सब कुछ करते हैं, ना कि बच्चों के लिए। अरे दीदी, तुम तो बिल्कुल आस्था चैनल के संत महात्माओं की तरह प्रवचन देने लगी। ये बड़ी बड़ी बातें किससे सीखी? बिब्बू, तुम इसे बड़ी बात कहो या प्रवचन, मगर सच ये है कि जिंदगी में किसी अच्छे गुरु को जरूर अपना मार्ग दर्शक बनाना चाहिए। इससे आदमी तमाम मुश्किलों से आसानी से निकल जाता है, दूसरे तमाम पाप, भूल आदि करने से बच जाता है। और या कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। समय से मुझे गुरु मिल गया होता तो शायद जो कष्ट मैंने भोगे, तकलीफ़ों का जैसा एहसास किया या करती आ रही हूँ वो ना होता, और जो अनर्थ मुझसे हुआ वह निश्चित ही ना होता। मन्नू ने अनर्थ वाली बात बड़ी गहरी सांस लेकर कही। बात पूरी होते होते उसकी आंखें भी भर आई थी। यह देखकर बिब्बो ने पूछा, तुमसे ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया है दीदी जो तुम्हें इतना पछतावा है? है बिब्बो, एक ऐसा अनर्थ मैंने जीवन में किया है जिसके लिए भगवान मुझे नर्क में ही डालेगा। तुमको देखते ही वह अनर्थ एकदम आंखों के सामने नाच गया। मैं अंदर तक हिल गई हूँ, और सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे सबसे बड़ी सजा दे। मैं तो रौरव नर्क की अधिकारिणी हूँ। यह कहते कहते मन्नू की आंखें बरसने लगी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रोक ना सकी तो बिब्बो से न रहा गया। उसने कहा, चल बस कर दीदी, मेरी समझ में नहीं आता तुम ऐसा क्या कर बैठी हो। तुमने जीजा के रहते आत्महत्या करने की जो कोशिश की थी उसे मैं तुम्हारा पाप या अनर्थ नहीं, बस तुम्हारी नादानी मानती हूँ। असल में गलती मेरी ही है। मैं ही बेवजह अपना पोथा पुराण खोल बैठी, बेवजह तुम्हें रुला दिया। नहीं बुब्बू, ऐसा मत सोचो। मैं कुछ नहीं सोच रही, तुम बैठो, खाना मैं बनाती हूँ, कहती हुई बिब्बू किचन में चली गई। मन्नू के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी। दरअसल वह मन्नू के आंसू और नहीं देखना चाहती थी, मगर अनर्थ वाली बात उसे अंदर कहीं टीसने लगी थी। सफ़र के थकान पर अनर्थ वाली बात कहीं ज़्यादा भारी पड़ती जा रही थी। खाना बनाते बनाते उसके मन में एक बात बैठ गई कि खाने पीने के बाद अगर माहौल ठीक रहा तो पूछेगी अनर्थ के बारे में। मगर बिब्बो को मौका नहीं मिला, क्योंकि खाने के बाद ही मन्नू की पड़ोसन अपने पोते को गोद में लिए आ गई और फिर बड़ी देर तक बतियाती रही, गिन गिन कर अपने बहू बेटे की तारीफ करती रही। जब वह गई तो बिब्बो ने कहा, दीदी बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी पड़ोसन। मन्नू ने कहा, काहे की भाग्यशाली? नौकरानी से बढ़कर काम करती है, बस समझो बहुरिया ने मुफ्त की नौकरानी पाल रखी है। अरे नहीं दीदी, वह तो मगर तारीफ ही किए जा रही थी। तारीफ ना करे बेचारी तो क्या करे? अपनी झूठी इज्जत जो बनाए रखनी है उसको अपनी झूठी इज्जत बनाए रखना चाहती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात कह देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर अंदर घुटते रहते हैं मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं। ये अंदर अंदर घुटने वाले लोगों में है। दीदी तुम और हम दोनों किस तरह के हैं? बिब्बो के इस प्रश्न पर मन्नू ने कहा, तुम खुद ही तय कर लो ना। नहीं दीदी, तुम ही तय करो। वैसे भी ऐसी बातें बचपन से तुम ही तय करती आई हो।
हाँ, क्योंकि बचपन से तुम ऐसे ही बातों को मेरी ओर ठेलती आई हो। जब जानती हो तो फिर बताओ ना कि हम दोनों कैसे हैं। ए बिब्बो, अब जैसे भी हैं, जो भी हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बदलने का वक्त नहीं है। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी तो उसके बाद से ही बातचीत में इतनी उस्ताद हो गई थी कि बाबा भी तारीफ करते हुए कहते थे कि तुझे तो वकील बनना चाहिए, जबकि पहले वही बाबा पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाने से रोक रहे थे। बिब्बो, बंद करना यह सारी बातें। आज मैं तुझे अपने गुरु के पास ले चलूँगी। देखना वहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, कितनी शांति मिलती है वहाँ। ठीक है, लगता है मेरी बातों से तुम ऊब गई हो। नहीं बिब्बो, ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हें इसलिए वहाँ ले चलना चाहती हूँ कि तुमने मन पर जो बोझ पाल रखा है उसे दूर कर दो। गुरु की बातें बड़े से बड़ा बोझ हटा देती। मैं भी जब मन में ऐसी ही तमाम बातों का बोझ लेकर चल रही थी और जीना मुहाल हो गया था, तब गुरुजी के ही पास जाकर राहत मिली। इसके लिए मैं ठुकराइन चाची की हमेशा एहसानमंद रहूँगी जो मुझे वहाँ लेकर गई। जब उन्होंने मुझसे कहा था तब मैं भी तुम्हारी ही तरह जाने को तैयार नहीं थी। बड़े बेमन से गई थी, लेकिन वहाँ कुछ समय बिताने के बाद लगा कि वहाँ पहले क्यों नहीं गई। तो तुम यह मानती हो कि अब तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं है? हाँ, मगर इतना भी नहीं है कि उस बोझ तले जीवन कुचल जाए। ठीक है दीदी, ज़रूर चलूँगी। जब तुम्हें इतना यकीन है उन पर तो मैं हर हाल में चलूँगी। गुरुजी के यहाँ 3 घंटे कैसे बीत गए बिब्बू को पता ही नहीं चला। लौटते वक्त शाम के 7 बज गए थे। रास्ते में रिक्शा रोककर मन्नू ने बिब्बू की मनपसंद सब्जी भिंडी और करेला खरीदी। मन्नू छोटी बहन की पसंद भूली नहीं थी। रिक्शा जब उस घर की ओर मुड़ा तो मन्नू ने कहा, आज तुम्हारी मनपसंद भरवा भिंडी और करेला बनाऊंगी। दीदी, तुम इतने दिन बाद भी मेरी पसंद भूली नहीं? कैसे भूल सकती हूँ? जिस दिन भी इन दोनों में से कोई सब्जी बनती थी उस दिन तुम बस खाने पर टूट पड़ती थी, और जब कुछ बड़ी हुई और खाना खुद बनाने लगी तो तुम अपने लिए पहले ही अलग निकाल लेती थी। हाँ, अम्मा भी पहले डांटती थी, फिर बाद में तो खुद ही ना सिर्फ मन भर सब्जी देती थी बल्कि सीजन आने पर बड़े प्यार से बोलती थी, लावा बिब्बुया के लिए भरवा भिंडिया बनाई दें। मन्नू बिब्बो की बातें घर पहुंचने तक चलती रहीं और बचपन की यादें ताज़ा होती रहीं। घर पहुंचकर मन्नू ने रिक्शे वाले को पैसा दिया, फिर गेट का ताला खोलकर अंदर ड्राइंग रूम में दम से सोफे पर बैठ गई। बिब्बो भी उसी तरह बैठ गई। बिब्बो के चेहरे पर पसीने की बूंदें बता रही थी कि शरीर से वह बड़ी बहन के मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी हालत देखकर मन्नू ने उठकर पंखा चला दिया, फ्रिज से 2 गिलास पानी और 4 पीस मिठाई निकालकर बिब्बो के सामने रखते हुए कहा, लो पानी पियो, तुम तो 4 घंटे में ही थक कर निढाल हो गई हो। बिब्बो ने पानी पीने के बाद गहरी सांस ली, फिर बोली, दीदी, अब तो मन करता है कि जितनी जल्दी भगवान उठा ले, किसी की सेवा लेने की नौबत ना आए। बिब्बू, ये सब अपने हाथ में नहीं है। विधि ने जो लिखा है वही होगा, इसलिए मैं अब यह सब सोचती ही नहीं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोच पाऊंगी दीदी, मगर तुम्हारी एक बात एकदम सच है कि गुरुजी की बातें मन का बोझ जरूर हल्का कर देती हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि सुनोगी तभी यकीन होगा। मैं तो उस दिन को धन्य मानती हूँ जिस दिन उनके दर्शन हुए। एक और चीज़ बिब्बो की, जब गुरु की कृपा होती है तभी उनके दर्शन होते हैं। जैसा कि आज उनकी तुम पर कृपा हुई तो देखो कैसे बातों ही बातों में दर्शन मिल गए। मगर दीदी, उनकी एक बात मैं अब तक नहीं समझ पाई कि खुद तो इतने बड़े सिंहासन पर बैठे थे, सोने का कितना बड़ा ओम पहने थे, सिल्क के जो कपड़े पहने थे वह भी 10,000 के रहे होंगे, और भक्तों को बता रहे थे कि असली दुख का कारण धन संपत्ति का मोह है। बिब्बो, एक बार में ही सब समझ जाओगी क्या?
उन्होंने जीवन को चलाने के लिए धन कमाने को कभी भी गलत नहीं कहा, धन के पीछे भागने या उसकी हवस को गलत कहा है। कल तुमको फिर ले चलूंगे, तब तुम्हें बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी। अच्छा बताओ, खाना कितने बजे खाओगी? खाने के लिए क्यों परेशान हो रही हो दीदी? थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मिलकर बनाते हैं। तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पहले तुम अपने को संभालो, मैं खाना बना लूँगी। मन्नू ने बिब्बो की कमज़ोर हालत पर तरस खाते हुए उसे आराम करने का एक तरह से आदेश दिया। उसकी बात में बड़े होने की तस्वीर साफ झलक रही थी। सच तो यह था कि बिब्बो भी आराम से लेटे रहना चाहती थी। मन्नू ने अकेले ही नहा धोकर खाना बनाया, फिर टीवी पर महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित एक धारावाहिक देखते देखते दोनों ने खाना खाया। इस दौरान भी दोनों की बातें रुक रुक कर चलती रही। खाना खत्म होने और सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचने तक 11 बज गए थे। एक ही कमरे में आमने सामने पड़े बेड पर लेटी दोनों सोने की कोशिश में आंखें बंद किए रहीं, मगर नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। मन्नू जहाँ खोई रही भूली बिसरी यादों में, वहीं बिब्बो के मन में यही प्रश्न उथल पुथल मचाए हुए था कि आखिर मन्नू दीदी ने कौन सा अनर्थ कर डाला था, और कि उससे अभी पूछूं कि ना पूछूं। इसी ऊहापोह में करवट बदलती रही। अंततः उठकर बैठ गई तो मन्नू ने पूछ ही लिया, क्या हुआ बिब्बो, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं दीदी, अब नींद कहाँ आती है, बस आंखें मूंदे मूंदे कट जाती है रात। जरा सी नींद लगती है कि पता नहीं कैसे कैसे सपने आने लगते हैं। तुम सोचती बहुत हो ना, इसीलिए सपने आते हैं। मन को शांत रखो तो सब ठीक हो जाएगा। मन को शांत रखना अपने वश में कहाँ है दीदी, ये तो संत महात्मा ही कर पाते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा मन शांत रहता है क्या? नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही है, जबकि मुझसे ज़्यादा थकी हो, सारा काम भी तुम्हें ने किया है। बिब्बो की बात सुनकर मन्नू को कोई जवाब नहीं सूझा, बस छत को देखती रही। क्या हुआ दीदी, कुछ बोलती क्यों नहीं? अब अरे क्या बोलूं, शायद तुम ही सच बोल रही हो। दीदी एक बात पूछूं? पूछो। तुम दिन में कह रही थी कि कोई बहुत भारी भूल तुमसे हो गई थी, जो मुझे देखते ही तुम्हें एकदम से याद आ गई, जिसके लिए तुम्हें बड़ी सी बड़ी सजा मंजूर है। आखिर कौन सा अनर्थ तुमने किया है जिसकी आग में आज भी तप रही हो? बिब्बो की बात सुनकर मन्नू काफ़ी देर तक चुप रही तो बिब्बो ने फिर पूछ लिया। उसके प्रबल आग्रह को देखकर मन्नू को एहसास हो गया कि अब उस अनर्थ के बारे में बताना ही पड़ेगा, जिसके बारे में उसने दिन में न जाने किस भावना में बहकर बोल दिया था। बिब्बो, बताती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि पता नहीं तुम सुन भी पाओगी कि नहीं, और जो सुन भी लोगी तो कहीं उसके बाद तुम भी मुझसे हमेशा के लिए नफरत न करने लगो। दीदी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमसे नफरत करके कहाँ जाऊंगी? फिर हम सगी बहनें हैं, एक खून है। लाठी मारने से कहीं पानी फटता है? कहीं पानी फटता है क्या? तुमने चाहे जो किया हो, लेकिन वो मेरी बहन और सदा रहोगी। इसलिए दिन वाली तुम्हारी ही बात दोहराती हूँ कि मन में जो इकट्ठा हो गया है उसे कह डालो, मन हल्का हो जाएगा। बिब्बो की आवाज़ सुनकर मन्नू बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज कह ही दूँ सब, मगर तुमसे इतना जरूर कहूँगी कि किसी और से ना कहना, क्योंकि जिस दिन तुम किसी और से कहोगी उसी दिन मैं खुद को खत्म कर लूँगी। यह सुनते ही बिब्बो ने कहा, ऐसी बात है तो मैं मर जाऊँगी पर किसी से मुंह ना खोलूँगी। इसके बाद बिब्बो ने उठकर एक गिलास पानी पिया और मन्नू को भी दिया। मन्नू ने मुश्किल से 2 घूंट पानी पीकर गिलास रख दिया। कुछ देर बड़ी बेचैन सी होकर कमरे में चल रहे सीलिंग फैन को देखती रही, फिर बोली, बिब्बो, मेरी शादी कैसे हुई या तो तुम्हें याद ही होगा। पैरों की 3 अंगुलियां कटी होने के चलते जब शादी होने में मुश्किल होने लगी तो बाबूजी परेशान हो उठे। ऊपर से दहेज की डिमांड उन्हें और भी तोड़ देती थी। धीरे धीरे जब मैं 30 की हो गई तो वह हार मान बैठे और एक दिन माँ से कहा,
मन्नू मेरे गले का पत्थर बन गई है। न जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है कि जहाँ जाता हूँ वहीं से दुत्कार दिया जाता हूँ। लगता है इस जीवन में इसकी शादी के गम में ही मर जाऊंगा। इसके चलते ही बाकी बच्चे भी बिन ब्याहे ही बैठे रह जाएंगे। इससे आगे उनकी और बातें सुनने की ताब मुझ में जब न रह गई तो मैं हट गई वहाँ से। कमरे में जाकर अपनी किस्मत पर खूब रोई। खाना भी नहीं खाया। बाबूजी की एक एक बात मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़ी सी पड़ी। अगले दिन मैंने माँ से कह दिया कि मेरी शादी की चिंता छोड़कर बाबूजी बाकी सबकी शादी ढूंढे। मेरा इतना कहना था कि माँ एकदम बिफर पड़ी। बोली, 4 ठो किताब पढ़ ली हो तो दिमाग खराब हो गया है? हमको बताओगी कि किसकी शादी करनी है? हम लोग अपनी शादी का नाम सुनकर हट जाते थे माँ बाप के सामने से, और तुम हमको बताओगे कि बिना तुम्हारी शादी के बाकी की शादी कैसे हो जाएगी? जब दुनिया पूछेगी कि बड़की की शादी काहे नहीं हो रही है, तब हम लाख से ही बताएंगे, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। सब उल्टा ही सोचेंगे कि जरूर लड़की में कुछ कमी है, कुछ ऐसा वैसा है। तब तो और भी कोई तैयार नहीं होगा शादी के लिए। फिर अम्मा बड़ी देर तक न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही। तभी छोटके चाचा आ गए। अम्मा का बड़बड़ाना तब भी चालू रहा। बातें तो चाचा को भी सब पता थी। बाबू के साथ वह भी लड़का देखने जाते ही थे, और उस दिन चाचा ने एक ऐसी सलाह दी अम्मा को कि वह बजाय चाचा की बात को मना करने के एकदम हाँ कर बैठी, जैसे कि वह पहले से ही ऐसा कुछ सोचे बैठी थी। शाम को बाबूजी आए तो चाय नाश्ता करते करते बाबूजी के सामने भी चाचा अम्मा ने वही प्रस्ताव रख दिया, लेकिन बाबूजी ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वह भी चुप रहकर अपनी मौन स्वीकृति ही दे रहे थे। पुराने जमाने की मौनम स्वीकृति लक्षणम की बात को चरितार्थ करते हुए। और मैं अब भी यही मानती हूँ कि मैंने जो भी जीवन में अब तक भोगा और जो अनर्थ हुआ मुझसे, उसकी नींव में चाचा का वह प्रस्ताव ही था, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि किसी नौकरीशुदा विकलांग से मेरी शादी कर दी जाए। मगर दीदी तुम तो बहुत तेज तर्रार थी, मना कर देती ऐसी शादी से। तेज तर्रार तो थी बिब्बू, लेकिन उंगलियां भी तो मेरी ही कटी थी ना। फिर लाख तेज तर्रार होने के बावजूद मैं अध की हद तक भावुक थी। क्षण में भावना में बहकर मैं किसी के लिए कुछ भी कर बैठती थी, अपना हित अनहित सोचे बिना। फिर वह तो माँ बाप थे। उनकी परेशानी, माँ के आंसू देखकर मैं टूट गया और मैंने कह दिया, जहाँ करना है कर दो। फिर ऐसे लड़के की तलाश शुरू हो गई। इसी बीच अचानक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, और फिर बाबूजी समय से पहले ही ऑफिस को चले जाते। डर के मारे कभी छुट्टी तक ना रहते। अजीब दहशत थी हर तरफ। पहले तो बाबूजी बिना छुट्टी के ही 2-3 दिन नहीं जाते थे। अब वह जैसे ऑफिस में ही सारा वक्त गुजार देने को तैयार रहते थे। इसके चलते मेरे लिए लड़का ढूंढने का काम कहीं नेपथ्य में चला गया। अंततः रोते गाते वह घड़ी आ गई जब इमरजेंसी हटी और देश के लोगों ने राहत की सांस ली, और उसी समय मेरी शादी भी तय हो गई। मैं अब तक नहीं समझ पा रही हूँ कि उस घड़ी को अपने लिए शुभ कहूँ या अशुभ। मैं समझती हूँ कि सारी बातें सुनने के बाद तुम ही बताना कि शादी तय होने वाली घड़ी मेरे लिए क्या थी। बिब्बो को उठते देखकर मन्नू ने पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? अब ऊब गई क्या मेरी बातों से? नहीं दीदी, सोचा 2 कप चाय बना लूँ। इससे पहले कि मन्नू कुछ कहती, बिब्बो किचन में चली गई और चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर वापस आकर बोली, दीदी घर पर मैं सबकी शादी को लेकर होने वाली चकचक सुनती तो थी, लेकिन लापरवाह स्वभाव अपने में मस्त रहने की आदत के चलते इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देती थी। जबकि तुम थी धीर गंभीर, एक एक बात पर ध्यान देती थी। शायद सबसे बड़ी होने के कारण तुमको बचपन से ही ऐसी गुट्टी पिलाई गई कि सब कुछ सहना पर बोलना नहीं, क्योंकि तुम बड़ी हो और उससे भी पहले एक लड़की हो। बिब्बो, हर चीज़ के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। गुरुजी कई बार कह चुके हैं कि जीवन में सभी को अपनी स्थिति अनुसार कीमत चुकानी पड़ती है।
मैंने अपनी उंगलियों की कीमत चुकाई। जब चाचा इनका रिश्ता लेकर आया और बताया सब कुछ इनके बारे में, तो एक बार मेरा कलेजा फट गया कि कुछ उंगलियों के ना होने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मन में आया कि कूद जाऊं कुएं में या फांसी लगा लूं। अम्मा ने फोटो दिखाई तो देखने का मन नहीं हुआ। वह कमरे में छोड़कर चली गई या कहते हुए कि जब तुम कहोगी तभी यह शादी होगी। मगर मैं जानती थी कि घर में सब इस रिश्ते के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे इनकार का मतलब होगा घर में एक बड़े कोहराम को न्योता देना। मैं घंटों सोचती रही क्या करूं। एक अपने सुख के लिए माँ बाप पूरे घर को चिंता परेशानी में डालूं, या फिर सबकी खुशी के लिए अपनी भावना और अपनी खुशी को आग लगा दूं। उस दिन सब खा पी कर सो गए। सब निश्चिंत थे, क्योंकि लड़के वाले तो पहले से ही हाँ किए बैठे थे और सब मेरी आदत को जानते हुए या विश्वास किए बैठे थे कि मेरा जवाब भी हाँ ही होगा। मैं रात भर नहीं सोई। रात करीब 1:30-2 बजे मैंने फ़ोटो उठाकर देखी। लालटेन की रोशनी में मुझे फ़ोटो में यह बहुत आकर्षक लग रहे थे। देखने से कहीं यह नहीं लग रहा था कि यह विकलांग है या चलते समय छड़ी का सहारा लेते हैं। न ही यह बातें मुझे बताई गई थी। तो मैंने सोचा चलो हो सकता है चलने फिरने में कुछ दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ तो अपने मन का नहीं मिलता। फिर पैर की समस्या को नौकरी पूरी कर रही थी। उस ज़माने में किसी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात थी। हॉस्टल में रहते हुए मैंने अपनी कई सहेलियों को पीओ की नौकरी के लिए तैयारी करते हुए भी देखा था। बहुत कठिन था पीओ एग्ज़ाम को कंप्लीट करना। मेरे भी मन में आया चलो अच्छी नौकरी ये सब मिला के ज़िंदगी कट जाएगी। सवेरे जब माँ आई बार बार पूछने लगी मेरा निर्णय, तो मैंने भी दबे मन से हाँ कह दिया। हाँ सुनते ही माँ को न जाने कितनी खुशियाँ मिल गई एक साथ। उनको इस बात की भी खुशी थी कि सुल्तानपुर के उस कस्बे में शायद ही किसी का दामाद प्रोबेशनरी ऑफिसर होगा। इस बीच बिब्बो ने एक कप चाय मन्नू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दीदी ये बात तो सच है कि उस समय लोगों के बीच जीजा की नौकरी को लेकर बड़ी बातें हुई थी। सारे रिश्तेदार दोस्त सच जानकर यही कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, शरीर में थोड़ा सा नुक्स है लेकिन नौकरी तो बहुत अच्छी है। और फिर जब वह तुम्हें देखने कार से आए थे तो लोग और भी ज़्यादा बतियाने लगे थे। हाँ उस समय आज की तरह कार आम नहीं हो गई थी। ले देकर वही फिएट वही एम्बेसडर यही 2 कारें हुआ करती थी जो गिने चुने लोगों के पास ही होती थी। मुझ पर भी इस कार वाली बात ने बड़ा प्रभाव डाला था। मगर सच कहूँ तो वह छड़ी लेकर चलते हैं या जानकर मेरा मन टूट गया था। मैंने अपने को मैदान में फुटबॉल की तरह छोड़ दिया था कि जैसा जो जैसा चाहे जिधर चाहे किक मार कर उधर ले जाए। और हुआ भी यही। सब ने जैसा चाहा वैसा किया। मेरी शादी हो गई, लेकिन एक बार भी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे मन पर क्या बीत रही है। सब खुश थे कि चलो मन्नू की शादी हो गई। सुनने में तो यह भी आया था कि शादी खूब धूमधाम से हो, तड़क भड़क ढंग से हो। इसके लिए इन्होंने अपने घर वालों की चोरी से काफ़ी पैसा बाबूजी को दिया था। मगर इस बात को शादी के बरसों बाद भी इन्होंने कई बार पूछने पर भी नहीं बताया। पूछने पर बस एक ही जवाब मिलता, तुम औरतें कितना भी पढ़ लिख लें लेकिन पंचायत करने की आदत नहीं छोड़ पाती। यह सुनकर मैं भी चुप रह जाती। मन्नू ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कहा, बिब्बू अब तू शक्कर कम कर दे। मीठे के प्रति तेरी बचपन की दीवानगी गई नहीं अभी तक। अब इतना मीठा नुकसान करेगा। अरे दीदी जो होगा देखा जाएगा, क्या क्या बंद कर दें। शायद तुम ही सही हो। जितना ध्यान दो हर बातों पर चिंता उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है। हाँ इसीलिए मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं करती। मैं तो तुम्हें भी ऐसा ही मानती थी, लेकिन तुम्हारी बातें तो सुनकर लगता है कि तुम बचपन से कुछ ज़्यादा ही सोचती रही हो। खैर अभी तक तुमने जो बताया उसमें मुझे कुछ भी अनर्थ जैसी बात तो नज़र नहीं आती। वह अनर्थ तो अब बताऊंगी बिब्बू। शादी को लेकर जो मेरे टूटे फूटे सपने बचे थे वह पहली ही रात से और भी टूटने लगे।
शादी के पहले मेरी इनसे जो बातचीत हुई थी और लोगों से जो मैंने सुना था, जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी, उससे मेरे मन में इनकी तस्वीर एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार सज्जन पुरुष की बनी थी, जो औरत सहित सभी की भावनाओं का बहुत आदर सम्मान करने, उनकी इज्जत करने वाला है, जो मेरी भावनाओं की कद्र करेगा, मेरी बातों को समझेगा। मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़े सपने लेकर बैठी थी सुहाग की सेज पर कि अपने देवता का इंतजार कर रही थी कि मेरा देवता आएगा, मैं उसकी अगवानी करूंगी, मेरा देवता मुझसे ढेर सारी मीठी मीठी बातें करेगा। मगर नहीं, मेरा देवता भी औरों की तरह सिर्फ और सिर्फ मर्द ही निकला। वो मर्द जिसकी नज़र में औरत की अहमियत सिर्फ उसके शरीर तक ही है, उसके शरीर को रौंदने में ही उसकी मर्दानगी है। घर वालों ने जब पीछा छोड़ा तो करीब 2 बजे आए मेरे कमरे में। मैंने एक आदर्श भारतीय नारी की तरह इनकी अगवानी की, इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि मेरा देवता मर्द बनकर टूट पड़ा मुझ पर। मेरी भावनाओं, मेरे हृदय को जाने बिना ही रौंद डाला मुझे। मेरी तकलीफ, मेरे दर्द से उसे कोई लेना देना नहीं था। कुछ देर बाद हाँफता पड़ा मेरा मर्द मुझसे पानी मांगता है। मैं किसी तरह अपने को संभालती, कपड़े तन पर डालती उठी 4 कदम की दूरी पर रखे जग से पानी लाने के लिए। और जब पलटी तो देखा मेरा विद्वान पति, मेरा पढ़ा लिखा अफसर पति बिस्तर पर ढूंढ रहा था मेरे कुंवारे होने का निशान। उनकी इस चालाकी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। कानपुर जैसे शहर में पैदा हुए, पढ़ाई के आखिरी 6 साल दिल्ली में पूरी करके एक बड़े बैंक का अधिकारी, उससे मुझे ऐसी ओछी हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। खैर, पानी पिया, फिर कुछ देर मुझे बगल में सटाए लेटे रहे। दर्द से परेशान मैंने सोचा शायद सो गए। चलो उठकर कपड़े ठीक से पहन लूं। मुझे जाना क्यों अचानक ही ठंड लगने लगी थी। मैंने उठना ही चाहा था कि मेरा मर्द फिर जाग गया। एक एक कर मेरे सारे सपने सवेरे 3 साढ़े 3 बजे तक टूटते रहे। फिर मेरा मर्द सो गया एक देवता की तरह, और मेरे उठकर तैयार होने का वक्त हो गया था। आखिर एक आदर्श बहू की तरह सवेरे सवेरे सास ससुर जेठ जेठानी सबको यथोचित प्रणाम जो कहना था, चाय नाश्ता खाना पीना बनाकर अपने को एक आदर्श बहू साबित करना था। सो मैं कराती, दर्द से तड़पती, करीब 30-35 घंटे से लगातार जागने के बावजूद चेहरे पर मुस्कान लिए सबकी खुशियों में लग गई। हर तरफ नंद से लेकर बाकी सब अपने अपने हिसाब से हंसी ठिठोली करने, व्यंग मारने में लगे थे। मेरे देवता करीब 9 बजे सोकर उठे तो चाय लेकर मुझे ही भेजा गया। मैं मकान की 3री मंजिल पर पहुंची चाय लेकर। वहीं में हमारे सुखों की सेज बनाई गई थी। मैंने देखा मेरा मर्द अब बिल्कुल देवता बना बैठा था। मैं चाय सामने रखकर पैर छूने को झुकी तो मुझे बाहों में जकड़ लिया, चूमते हुए बोले, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, बैठो इधर। बगल में बैठा कर एक तरह से जबरदस्ती चाय पिलाई। कई ऐसी बातें कहीं जो रात में कहनी चाहिए थी। मुझे लगा मेरा सारा दर्द कहीं दूर भाग गया। बड़ी राहत महसूस हुई। ऊपर थोड़ी देर लग गई तो नीचे आते ही खिंचाई कर दी सबने। खैर, ससुराल में सबने अपने अपने स्तर पर अपने अपने मन की। दीदी, तुम्हारे ससुराल वालों की एक बात समझ में नहीं आई। जब जीजा को चलने में इतनी तकलीफ थी तो उन्हें 3री मंजिल पर कमरा क्यों दिया? असल में छड़ी लेकर या आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकते थे, इसीलिए। दूसरे घर में उस समय मेहमानों की भीड़ थी, इसलिए नीचे हम लोगों के लिए उचित नहीं था। सौभाग्य से सब ठीक ठाक हो गया था और मैं ससुराल में लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने में लगी हुई थी। इस बीच या शादी के 3 दिन बाद ही लखनऊ आ गए। छुट्टी इनकी खत्म हो चुकी थी। अब मैं अकेली थी। ससुराल में कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। जागने से लेकर सोने तक सिर्फ काम ही काम और व्यंग बाड़ों की पीड़ा। मुझे लगा कि यह यातना
जीवन भर की मेरी संगनी हो गई है, मगर यहाँ मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मुश्किल से 15 दिन बीते होंगे कि यह वापस आए और 2 दिन बाद ही लखनऊ आने की तैयारी हो गई। मुझे इनके साथ ही रहना था। आते वक्त जब सास के पैर छुए तो वह गले से लगाकर उन्होंने फरमाइश कर दी, मुझे 9 महीने बाद ही गोल मटोल सा पोता चाहिए। अपने बेटों को मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसके बाद सब ने अपने अपने हिसाब से जो जो बातें कहीं, उनका मैं लाख कोशिशों के बावजूद सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकी कि उनके परिवार को एक बहू नहीं, एक ऐसी नौकरानी चाहिए जो साय की तरह लड़के की देखभाल करे, उनके सब के लिए बच्चे पैदा करे, रात में बिस्तर पर इनकी ज़रूरतें पूरा करे, पैरों के चलते उसकी जो समस्या है उसका सारा समाधान वह खुद बन जाए। खैर मैं लखनऊ आ गई। यहाँ इन्होंने 3 कमरे का बड़ा सा मकान किराए पर लिया था। कुल मिलाकर सच कहूँ तो कुछ चीज़ों को छोड़कर जीवन बहुत अच्छा बीतने लगा। धीरे धीरे मैं इन्हें काफ़ी हद तक समझ गई। मैं हर वो काम करती जो इनको अच्छा लगता, कभी भी ऐसा कुछ सपने में भी न करती जिससे इनको जरा भी पैरों को लेकर कोई आत्मग्लानि या हीन भावना पैदा होने का डर हो। मगर कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि यह मेरी साफ तौर पर निगरानी करते हैं। खास तौर से मैं किससे बात करती हूँ इस बात की तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि इस बीच देवर और नंदू ही आए। मैंने जरा हंसकर बात कर ली तो उन लोगों के जाने के बाद ऐसी कौन सी कटी छटी बात थी जो मुझे नहीं कही। उसके बाद तो बात बात पर ताना मारते, मेरे हॉस्टल में रहने की बातों को न जाने क्या क्या कहकर उल्टी सीधी बातें करते। जीजा इतना पढ़ लिख कर ऐसी ऊंची हरकतें करते थे। बिब्बो ने फिर पूछा। मन्नू बोली, या तो कुछ भी नहीं है बिब्बो। उनकी बातें इतनी स्तरहीन और गंदी होती थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि यह एक पढ़े लिखे तमाम विषयों के जानकार व्यक्ति हैं। लगता जैसे मैं किसी जराइम पेशा वाले की बीवी हूँ। इस्लाम की किसी झोपड़ी में रहती हूँ। हाँ, जब कोई आता तो इनकी शालीनता देखने लायक होती। इनका कड़कपन ऐसा कि अच्छे आर्मी ऑफिसरों को भी मात दे दे। इनका शक, इनकी बातें सुनकर मुझे D.H. लॉरेंस के उपन्यास लेडी चटर्ली का प्रेमी की नायिका कोनी की याद आती। यह उपन्यास मैंने हॉस्टल में पढ़ा था। मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ इस उपन्यास की नायिका कोनी जैसी लगती। तब मुझे यकीन नहीं होता था कि आदमी ऐसा भी होता है। साल पूरा होते होते मेरी हालत यह हो गई कि दिन भर इनकी बातों, इनके तानों पर आंसू बहाती। जब आते तो नए नए ताने गाले सुनती और रात में इनकी मर्दानगी दिखाने के अतिरिक्त प्रयासों का शिकार होती, कुचली जाती। वास्तव में बहुत बाद में यह समझ पाई कि उनके मन में अपंगता को लेकर जो कुंठा भर गई थी, इन सब के पीछे वह भी, बल्कि यह कहना सही होगा कि वही एक कारण था। इस बीच मुझे कई बार बाबूजी लेने आए, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया। सास ससुर की भी ना सुनी। तब सास ससुर यह कहकर बात को संभालने की कोशिश करते कि भैया को परेशानी होगी इसलिए बहू को रहने दो साथ, मगर कहने वाले कहते रहे तरह तरह की बातें। लेकिन यह ऐसे थे कि अपने आगे सुनते ही नहीं थे किसी की। दुनिया में किसी की बात की कोई परवाह नहीं करते थे। फिर देखते देखते 1 साल बीत गया और इस दौरान मैं सिर्फ एक बार 2 घंटे के लिए मायके पहुंची थी। माँ, बाबूजी, तुम सब मुझे देखकर ऐसे आंसू बहाए जा रहे थे जैसे मैं मौत के कुएं मुंह से बचकर आई हूँ। जिन बाबूजी को हम कभी भावुक होते भी ना देख पाते थे, उनके आंसू ऐसे झर रहे थे कि मानो कभी रुकेंगे ही नहीं। सब खुशी के मारे फूले जा रहे थे और गर्व से भी कि उनका दामाद कार से आया है, बहुत बड़ा अफसर है।
इनकी तो देवताओं की तरह अवभगत की गई, मगर घंटे भर में सबकी खुशी काफूर हो गई। जैसे ही इन्होंने बेहद रूखे और सख्त लहजे में चलने का आदेश दिया। बाबू, अम्मा, भैया सब लाख मिन्नत करते रहे। एक रात ही रुकने को कहा, पर यह टस से मस नहीं हुए। आखिर में सब ने हार कर मुझे विदा कर दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन इनसे भय इतना था कि एक बार भी मैं ना कह सकी कि सबकी बात मान लो। दिल रखने के लिए ही सही, मान क्यों नहीं जाते। तुम तो जीजा के डर से एक बार भी नहीं बोली रुकने को, मगर तुम्हारे जाने के बाद सब यह बात भी कर रहे थे कि देखो मन्नू भी कैसे 4 दिन में बदल गई। माँ बाप के घर एक रात भी नहीं रुक सकी। अम्मा ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि अरे मन्नू का ही मन नहीं था, कहती तो क्या भैया रुकते ना। ये तो खुद ही ना बोले एक बार भी। जब अपना ही खून मुंह फेर ली है तो और किसी को क्या कहना। वह तो पराया खून है, दामाद है। ऐसी ही तमाम बातें बहुत दिन तक होती रहीं, मगर किसी को यह एहसास नहीं था कि तुम विवश थी, जीजा के आतंक से चुप थी। हाँ बिब्बो, यह सब क्यों बता रही हूँ तुम्हें। मगर बिब्बो, यह सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, उस समय तो तुम भी थी वहाँ। बिब्बो ने कहा, हाँ मगर बहुत सी बातें तो उस समय पहले ही नहीं पड़ती थी। लड़कपन कह लो या लापरवाह स्वभाव, इसीलिए पूरी बात बताओ ना। क्यों कि लगता है कि उस समय जो समझा था बात तो उससे उलट या कुछ और भी थी। मन्नू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। उस समय उम्र के लिहाज से तो तुम बड़ी हो गई थी, लेकिन स्वभाव में कोई गंभीरता नहीं थी। खैर उस समय मेरे मन में कई बार आया कि किसी तरह तुम लोगों को सही बात बताऊं, लेकिन न जाने तब की संकोच के कारण कुछ नहीं कह पाई। तब यह एहसास ही नहीं था, स्पष्ट बात न कह पाने से तुम लोग यह भी सोच लोगे। और उस दिन दिल पर पत्थर रखे मैं चुप रही, और वहाँ से या मुझे लेकर सीधे ससुराल आ गए। यहाँ भी हाल कुछ वैसा ही था जैसा मायके में। सभी खुशी से निहाल थे, सास ने गले लगा लिया। शायद उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मैं खरी उतरी थी। उनके लड़के की मैं उनकी आशाओं से बढ़कर देखभाल करने में सफल हुई थी। मगर घंटे भर भी ना बीता था कि सास की एक बात ने हिला कर रख दिया। उन्होंने नंद, चाची सबके सामने ही कहा, धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।